द पॉलिएस्टर पेंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी चैप्टर 6 सही जगह पर दोस्त। यह धीरूभाई अंबानी के सार्वजनिक चेहरा था। अंदरूनी लोगों के एक छोटे समूह को एक अलग ही चेहरा पता था। औद्योगिक और विपणन गतियों को देखते हुए रिलायंस के प्रकाशित वित्तीय कामकाज को एक दूसरा ऑपरेशन था। शेयर मूल्य और प्रचार और सरकारी नीतियों की व्यवस्थित हेरफेर ताकि रिलायंस की सफलता की कहानी को बनाए रखा जा सके और जनता का पैसा आता रहे। हर कंपनी अपने परिचालक वातावरण को इन तत्वों को बेहतर बनाने के लिए कुछ हद तक प्रयास करती है। बहुत कम से ऐसे हैं जो कि रिलायंस के निरंतर प्रयासों की बरकरारी कर पाए। ऋण को जल्दी से इक्विटी में बदलने की सक्षम होने से धीरूभाई को उधार लेने और से जाल से बचने की कोशिश की। अतः 1980 के दशक में वैश्विक शेयर बाजार में उछाल कई अन्य सितारों के साथ हुआ। केवल उद्भूत उत्पादनों के विस्तार करके उन्होंने रिलायंस के लिए बहुत से बड़ी आंतरिक अर्थव्यवस्था बनाया, लेकिन उनके अभी तक संतुलनकारी कार्य था जिसके लिए वह बहुत से अधिक आगे की गतियों को मशीनी लगाकर तेल लगाने की आवश्यकता थी। आम तौर पर माना जाता था कि रिलायंस के उच्च शेयर के मूल्य जुटाने के मामले में सबसे बड़ा कारगर था। रिलायंस के शेयर की तेजी में बढ़ती संपत्ति के मार्ग के रूप में लगातार बढ़ाया दिया गया। धीरूभाई किसी भी मुद्दे को निर्देशक के कोटे से दोस्तों और ग्राहकों के आवंटन के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि शेयर के पार्सल आमतौर पर 2 साल तक नहीं बेचने के शर्त के साथ व्यापार इतिहासकार गीता परामल ने यह उल्लेख किया है कि शेयर की कीमत की कितनी महत्वपूर्ण थी। अंबानी ने महसूस किया कि जनता को अपनी योजनाओं को निवेश करने के लिए लुभाने के लिए उन्होंने पहले ही मिलने की चीजों को कुछ देना होगा और उन्हें शेयर की होल्डिंग स्तर सराहना होती। उनके समय था जब रिलायंस को एहसास नहीं था कि उन्होंने टर्मिनल का कदम उठाया है जिससे वे कभी भी उतर पाएंगे। अगले कुछ वर्षों में टर्मिनल को एक तेज गया लगातार नियंत्रण बाहर होने की धमकी दे रहा था। जनता के समर्थन बनाए रखने के लिए धीरूभाई ने सुनिश्चित करना कि रिलायंस के शेयरों की कीमत महीने में हर दर पर महीने की दर साल बढ़ती रहे और इसके आगे बढ़ते रहे, पैसा आता रहे और सिद्धांत रूप में ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि रिलायंस द्वारा जुटाए गए धन का उत्पादन निवेश के तुरंत लगाया जाता। रिलायंस के समय समय पर अपनी उपलब्धियों को आराम कर सकता था, लेकिन 1982 में पीएफआई प्लांट और मार्च 1986 में पातालगंगा के पीएफआई प्लांट के तेजी से पूरा करने के बाद कंपनी के निवेश लक्ष्य लगातार फिसलते गए। नए फंड के स्रोतों के सामने राजनीतिक बाधाओं के सामना करना पड़ा और किसी भी मामले में धीरूभाई को अपने राजनीतिक भुगतानों को पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों को अधिकार वेतन को नकद भरने कंपनी कानून के वेतन की सीमाओं को निर्धारित की थी और अपने सतत नेटवर्क के विभिन्न लाभों को प्रभावित करने के लिए आय को निरंतर पर्याप्त धारा की आवश्यकता थी। कुछ हद तक प्रबंधन शेयर धारकों को बाजार के चाल का उत्पादन हो सकता है क्योंकि कई निवेश को ट्रेडिंग कंपनियों के बीच फैला हुआ है। इसका मतलब यह था कि धीरूभाई वास्तव में एक सर्पिल थे जिसके बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं था कि बाहर निकलना चाहते थे। उनके दैनिक गतिविधियों को नियंत्रण अंडरलाइन रखा थी कि जिनकी उन्होंने लगातार यौन और कपड़ा पेट्रोकेमिकल शेयरी और अंत में पैसे के मामले में भारत का बाजारों में अपनी महारत साबित की। धीरूभाई के साथ मिलकर काम करने वाले स्टॉक ब्रोकर के अनुसार इस प्रक्रिया में रिलायंस एक सुनिश्चित नकदी प्रवाह का संचालन बन गया और ब्रोकर ने कहा कि वे राजस्व और पूंजी के बीच में अंतर नहीं करते कि वे केवल नकद प्रवाह पर काम करते हैं। रिलायंस वित्त निजी कंपनियों, बैंकों और बाजारों के बीच पैसे के प्रबंधन और धीरूभाई की मदद करने वाले भरोसेमंद कर्मचारियों की एक करीबी समूह था। उस परिवार के ही लोग थे। सबसे आगे उनके भतीजे रसिक भाई मसवानी थे और राजनेताओं के और पार्टियों के और अन्य लोगों के दिए गए उनके योगदान सहित निजी खातों में सभी पहलुओं के जानते हैं। अन्य लोगों के अदन और सौराष्ट्र पुराने परिचित थे, जैसे कि वरिष्ठ प्रबंधक इंदुबाई सेठ और भाई मुन्नुभाई सेठ और या चंद्रवदन अंबानी या चौकसी। रिलायंस की कंपनी के सचिव विनोद अंबानी जो कोई संबंध नहीं था। ज्यादातर मामले में सेल्फ कंपनियों में बढ़ती संख्याओं के लिए आम कड़ी थी जिनकी पूंजीकृत कार्यालय अक्सर लकीन जरूरों के नाम प्लेट बॉम्बे या अहमदाबाद के आसपास रिलायंस के किसी भी दूसरे कार्यालय के पते पर और जिनकी गतिविधियों और उनके और व्यापार के निवेशों के लिए दर्ज किया गया था। उदाहरण के लिए हेमल होल्डिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निर्देश पुरान रिलायंस की क्रिमिनल कॉर्प के दिग्गज रतन भाई दोषी और मुनि भाई सेठ के साथ विनोद अंबानी भी थे। विक्टर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेंड प्राइवेट लिमिटेड और मेसवानी परिवार सदस्यों के नियंत्रण किया जाता था। जगन्नाथ इक्विपमेंट एंड ट्रेडिंग के निर्देशक चौकसी और एक भानुचंद्र थे जिनके कई भी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नामक कंपनी की सहायता कंपनी थी जिसे सितंबर 1974 में निगमित किया गया था। इसके पंजीकृत कार्यालय पर मणिपुर में सिंडिकेट बैंक मुख्यालय में है। धीरूभाई और उनके परिवार के साथ ससुराल और
रथी भाल मुझाल जैसे पुराने दोस्त 1983 के अंत में वार्षिक रिटर्न के मेक इन्वेस्टमेंट के शेष धारकों में शामिल थे। ये कहानी है यह कि विनोद अंबानी या कोई भी कार्यकारी एक धीरूभाई अंबानी के पास मार्गदर्शन लेने आया था। कई कंपनियों के नाम रखे जाए धीरूभाई ने। उन्होंने कहा कि विष्णु संयंत्र नामक एक प्राचीन संस्कृति ग्रंथ निकाले और बाद में घोटाले के दौरान खोजी गई निवेशक कंपनियों का नाम वास्तव में दिव्य अवतार के थे। यदि मुख्य केंद्र मेकर चैम्बर 4 और निरम पॉइंट में यह भी धीरूभाई के रिलायंस के कॉर्पोरेट मुख्यालय था। आवश्यक पाइपलाइन रिलायंस के लिए शेयर रजिस्ट्री के और ट्रांसफर एजेंसियों जैसी कंपनी शेयरधारकों के राजस्व वितरण और कागजी कार्रवाई को संभालती थी। 1986 के अंत में लगभग 1.2 बिलियन रजिस्ट्री के अक्सर इन हाउस के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये अलग कंपनी के रिलायंस कैस्टलिक सर्विस लिमिटेड जैसे पास बॉम्बे दूर दराज के औद्योगिक उपनगर अंधेरी में एक बड़ी इमारत में काम करने वाले कई सौ कर्मचारी थे। धीरूभाई ने अपने लेखा परीक्षणों विशेष रूप से चतुर्वेदी और शाह की फर्म के अपने लेखा पर कुछ आपत्ति मिली, जिसमें शुरुआती दिनों में रिलायंस की पुस्तकों को मंजूरी दी। एक भागीदार DN चतुर्वेदी ने अपना अधिकांश कार्य समय रिलायंस में मुख्यालय के साथ भर बिताया। साझेदारी और दूसरा नाम 1990 के दशक में शुरुआत में रिलायंस के निदेशक रहे जयंतीलाल आर साहब के बेटे का है। यह जब रिलायंस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। खराब लाभप्रदता के निपटाने के लिए उपाय लेखा वर्ष बदलना था। इस वर्ष 1978 में कई हाई यूनिट वैल्यू स्कीम घटाने से घरेलू बाजारों में आने वाले मजबूत होना पड़ा। ठीक उसी तरह रिलायंस की सार्वजनिक हो रही थी कंपनियों के अक्टूबर सितंबर वर्ष जनवरी दिसंबर वर्ष बदल दिया, भले ही वह 2 साल पहले के जून जुलाई वर्ष है स्थानांतरित हुई थी। बाद में मुश्किल समय 1987-1988 में रिलायंस ने लगातार 2 वर्षों में अपनी लेखा अवधि बदली। 15 वर्ष में 4 बदलाव किए। अधिकांश भारतीय कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले अप्रैल मार्च वर्ष को बसने से पहले बाजार में आगे बढ़ाने की एक तारीख पैसे के वजन से है। सबसे अच्छा तरीका है वेश किसी भी और पैसे का उपयोग करना। जब धीरूभाई नहीं मायने में भारत के इक्विटी पद के जनक होने के दावा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुरु मनोहर जे फेरावेनी थे, जो कि 1989 तक लगभग 10 वर्ष के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। हालांकि 1964 संसद अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन फेरानी के आने से UTI शांत है मूल्य के रूप में सिंध से फेरानी के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अपनी पहचान के बनाने के लिए उत्साहित और UTI के फंडों को लिए सदस्यता बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी से बाहर कदम उठाने के लिए तैयार थे। उदाहरण के लिए निवेशकों के उनके घरों की साइन अप करने और मध्य वर्ग के पड़ोस और समुद्र ग्रामीणों के क्षेत्र में मोबाइल कार्यालय भेजकर उनके अध्यक्ष के दौरान UTI के निवेश में निधि 4.6 करोड़ अरब रुपए से बढ़ाकर 177.5 अरब रुपए हो गई। नीति सेन गुप्ता ने JRT टाटा बॉम्बे एक सेमिनार में की गई टिप्पणी को उद्धृत किया है कि वह पूंजी बाजार जैसे NK सेन गुप्ता के बनाने में बहुत मेहनत और UTI के अध्यक्ष JK फेरानी के गढ़ बन गया था। धीरूभाई को और फेरानी करीब आ गए और उनकी सफलता एक दूसरे को बढ़ावा दिया। रिलायंस के बढ़ते शेयर के मूल्य और मतलब UTI इकाइयों के मूल्यों की अवधि। रिलायंस में UTI के भारी निवेशकों ने धीरूभाई की कीमतों को ऊपर रखने की मदद की। धीरूभाई के पास खुद के फंड थे। रिलायंस की कदम भंडार के संबंधित निवेश और कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए उधार दिया जाता था, लेकिन अधिकतर बाजार सूचना और भावनाओं को प्रभावित होता है। यह फंड लाभ कमाते 1993 में जब नव अधिकृत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने नए नियम लागू किए। जब तक कि भारत के इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं था। हालांकि कंपनी द्वारा अपने शेयर खरीदने का से मना किया जाता था। हालांकि कंपनियों के लिए सामान्य माना जाता था, लेकिन उनके शेयर की कीमत यूं ही पैसे पहले मित्रवत ब्रोकर और अंडरराइटर द्वारा बढ़ाई जाती और अक्सर संवेदनशील जानकारी जनता से पहले ही कुछ निवेशकों तक पहुंच जाती। शेयर बाजार अनुसंधान किसी भी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में खुफिया जानकारी के लिए इतना चिंतित नहीं था जितना कि इस बात से कि विशेष स्टॉक के समन्वयवर्ती मूल्य वृद्धि के लिए लक्षित किया जा रहा है उसका द्वारा उसके। लेकिन रिलायंस के शेयर की कीमत की धीरूभाई साल भर हस्तक्षेप और आज भी बेहद असामान्य है। हालांकि धीरूभाई के एक इनसाइडर ट्रेडर के रूप में वर्गीकृत करने की गतिविधियों के दायरे के साथ न्याय करता है, जो किसी भी सलाम करने की उनकी इच्छा और जूनियर कर्मचारियों और नए लोगों के साथ जोड़कर उनकी आदत ने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति, सरकारी मंत्रालय और वित्तीय हालकों के दोस्तों की एक बड़ा नेटवर्क तैयार दिया था। इससे पहले मशहूर सूट लेथ सामग्री के उपग्रहों के संभावनाओं को मजबूत किया गया। 1970 में रिलायंस के लॉन्च के बाद धीरूभाई ने किसी भी इशू और प्रमोटर कोड के शेयर में डिबेंचर पार्सल और आवंटित करने के सक्षम थे, जिसमें इशू और बाजारों की कीमतों के बीच अंतर की संभावना को लाभ की गारंटी थी। फिर से धीरूभाई अधिकारियों के साथ जोड़ने के अद्वितीय नहीं थे। कई कंपनियों के नौकरशाह उनके दोस्त थे। व्यवसाय सत्ता करीब जाना पसंद करते थे। अधिकारी अपने बच्चों
के सेवानिवृत्तियों के बाद और नौकरी या अवसर की तलाश करते, लेकिन हमेशा तक धीरू के साथ यही डिग्री थी। उनका नियंत्रण सिर्फ रिलायंस से सीधी संबंधित मंत्रालयों, वित्त, उद्योग, उपयोग, वाणिज्य, कपड़ा, पेट्रोकेमिकल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों में भी था, जहां सरकार के सामान्य शक्तियां उनके पास थी। इसका मतलब यह था कि वित्त मंत्रालय किसी भी दस्तावेज या फाइल को हस्ताक्षर करना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, धीरूभाई को सूचित किए जाने से पहले अनुरोधी व्यापार केवल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मामले में ही नहीं था, बल्कि भारत सरकार के मामले में भी था। हस्तक्षेप सूचना संग्रह में आगे बढ़कर प्रमुख नौकरशाही नियुक्तियों के प्रभावित करने के या उनके नियंत्रण करने के लिए भी तरह नीतियां या उनकी चली व्याख्या को प्रभावित करने के बिंदु चला गया। भारत में कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लंबे समय तक नीलामी द्वारा आवंटित किया गया। सबसे अधिक कीमतें राजस्व जुटाने के लिए पुलिस एजेंसियों से उन लोगों को मिलती है जो भ्रष्टाचार के अवसर अधिक होते हैं। बिहार के सबसे कमजोर राज्य प्रशासन के रूप में माना जाता है। नीलामी राजधानी पटना के मुख्य सड़क पर एक के कमावेश खुले तौर पर आयोजित की जाती है। नई दिल्ली में पुलिस पदोन्नति और स्थानांतरण के प्रसिद्ध शहरों के पत्रकार द्वारा दलाली की जाती। मुंबई के सरकारी वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष और उनके मुख्य कार्यालयों के पदों के लिए वित्तीय क्षेत्रों में अनुभव वाले मिट्टी भर वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच में कड़ी स्पर्धा थी। बैंकों की बीमा कंपनियां, वैदिक प्राधिकरण और शीर्ष के पद खाली होने और पर धीरूभाई ने लॉबी के सक्रिय थे। और जैसे ही एक पुराना परिचय ने बताया कि धीरूभाई सभी उम्मीदवारों को फोन करके हर एक अपने समर्थन का आश्वासन देने का प्रयास करते हैं, भले ही यह वास्तव में निर्णायक ना हो, लेकिन विजेता तो यह सोचने पड़ता सकता है कि वह उसे अपनी नौकरी समर्थन के कारण ही मिली है। हालांकि उनका सबसे विशिष्ट स्पर्श प्रेस उपयोग में था। उनके पहले जी.डी. बिरला भी लाइसेंस राज के समान है स्वामी रहे होंगे। मंदिर और कॉलेज के निर्माण के माध्यम से सार्वजनिक और शायद ही दैविक अनुग्रहण खरीदने के इच्छुक थे, लेकिन बिरला प्रेस में प्रसिद्ध नहीं था। वह पत्रकारों के साथ घुलने मिलने और कभी दिलचस्पी नहीं रखते थे। भले ही उनके परिवार के पास भारत से सबसे मजबूत अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों का एक हिंदुस्तानी टाइम्स स्वामित्व था, सदियों से उनके संपत्ति के महाराजाओं और नवाब के भूखी जनता से बचाकर रखने के कारण भारत के व्यापारी दावे के सावधान हो गए और सामाजिक पदक्रम में अपनी जगह को बाहर निकलते नहीं देने लगे। हाल के दिनों में लाइसेंस राज की निजी संपत्ति के खिलाफ निरीक्षणों के झुंड को छोड़ दिया और व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारियों के आर्थिक नियोजन के निर्देशकों को श्रेष्ठता के बारे में व्याख्यान सुनना सीख लिया। धीरूभाई मन के पत्रकार के लिए निश्चित अवमानना थी। एक परिवार के मित्र के एक भुवनेश्वर की शुरुआत दिनों में अपने बेटों मुकेश और अनिल को यह कहते हुए याद किया कि खाने से पहले गली के कुत्ते और कौवों को कुछ टुकड़े फेंक दो, लेकिन उन्होंने बचाना कि जनता और राजनेताओं की सोच आकर देने में प्रेस कितना शक्तिशाली हो सकता है। रिलायंस की भारी विज्ञापन खर्च न उन्हें कई स्थापना समाचार पत्रों और पत्रकारों को में स्वचालित रूप से पकड़े दिला दी। 1981-80 के दशक में शुरुआत में कंप्यूटरकृत रचना और फोटो टाइपिंग की नई तकनीक ने भारत के प्रशासन के क्षेत्र में एक विस्फोट किया, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में जहाँ जटिल लिपिक और तकनीकी समस्याओं के किफायती तरीके से दूर किया। गुजरात के इसे अपवाद नहीं थी। रिलायंस के विज्ञापन गुजरात, बॉम्बे और विदेश की गुजराती प्रकाशन के लिए राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत था। धीरूभाई ने अपने प्रभाव को इस्तेमाल किया। गुजराती स्तंभकार काती भट्ट को याद किया कि एक अखबार के संपादक की मदद के लिए बुलाया जाता, जिनके विरोध में प्रोग्राफ छापकर रिलायंस के नाराज कर दिया था, जो जाहिर तौर पर एक प्रतिद्वंदी थी और मारवाड़ी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा पोषित था। रिलायंस ने तुरंत सभी विज्ञापन रद्द कर दिए थे। भट्ट जिससे याद है कि जब धीरूभाई से मिले कि बहुत क्रोधित हुए, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने टेलीफोन भी फेंक दिया। श्री अंबानी ने अपने विज्ञापन प्रबंधक के बुलाया और कहा कि मुझे विज्ञापित योजनाएं दिखाओ और मुझे उनसे कहा कि विशेष समाचार निकालो। इसका मतलब यह है कि समाचार पत्र में प्रति वर्ष 6 लाख रुपए घटा होगा। इसे नाटक के भट्टा संपत्तियों के पास गए। उन्होंने बताया कि संदेश यह था कि उन्होंने विज्ञापन चाहिए तो रिलायंस के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। भट्टे ने कहा कि अगला अंक क्षति नियंत्रण था और बहुत लंबा और अनुकूल लेख लिखा गया। आज विज्ञापन के बेहाल कर दिया गया था। बाद में धीरूभाई के भट्ट ने खुद को पता लगाने और बुलाया कि ब्रिटेन के गुजराती प्रकाशन के आचक रिलायंस की आलोचना करने के लिए लेखों की श्रृंखला क्यों छापनी शुरू कर दी। प्रकाशन से बात करने के बाद भट्टा ने बताया कि सर विज्ञापन के लिए एक याचिका यह है कि याचिका का जवाब दिया गया कि लेख बंद हो गए। भट्टे ने कहा कि आपके उदाहरणों के लिए मिलियनों से गुणा कर सकते हैं। धीरूभाई ने बड़े महानगरीय समाचार पत्रों के समान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे।
लेकिन उनके पत्रकारों को संपादकों को विकसित कर सकते थे। उन्होंने ऐसा भी किया। भारतीय प्रेस देश के अन्य प्रमुख संस्थानों की तरह है, लेकिन स्वतंत्र शीर्ष स्तर पर छोड़कर कई हिस्सों में भ्रष्ट और बॉम्बे के कम वेतन वाले वित्तीय पत्रकारों को प्रचार चाहने की और व्यापारियों के लिए उपहार के प्राप्त की आदत है, और उनके मालिक इस तरह से वेतन के बिल सब्सिडी खाकर खुश हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुके बाजार भोजन और पेय होते हैं, और बाहर निकलते समय जनसंपर्क अधिकारियों नगद या उपहार वाउचर को लिफाफे देते थे। लिफाफा प्रणाली सबसे अधिक और फली जबकि शेयर बाजार में तेजी थी। जब नई कंपनी शुरू हुई तो इशू तेजी से में आए, और यहाँ तक कि बड़े अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र पे पैराग्राफ मतलब नई कंपनी को प्रमोटर के लिए मानता था। पेरिस में वेटर और कुछ फैशनेबल स्तरों पर मालिकों ने टेबल वेट करने और टिप इकट्ठा करने और विशेष अधिकारियों के लिए भुगतान करते हैं। मुंबई के कुछ भावी व्यावसायिक संपादक वेतन से पूरी तरह परहेज करने को तैयार है, और यह भी कि इनके रिपोर्टर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बदलने अखबार के मासिक शुल्क भी देने की पेशकश करते हैं। रिलायंस के लिफाफा पत्रकार के अग्रणी थे। मुंबई में एक वरिष्ठ वाणिज्य पत्रकार याद करते हैं कि पत्रकारों के लाफेस नामक विमल रिटेल आउटलेट्स पे सामान्य के लिए 2000 रुपए के वाउचर मिलते थे। वरिष्ठ पदों के लिए कुछ लोगों के नियमित मासिक भुगतान या रिलायंस के शेयरों की ओर से डिबेंचर के बराबर मूल्य की जारी किए जाते। पत्रकार ने कहा कि मैं अंबानी के भेदियों की एक डेटी इंजन के रूप में जाना जाता है। वो पोलाइट मैन और रसिक भाई और मेसी वानी थे। वे सज्जन व्यक्तियों थे। पत्रकारों के लिए उनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता था। लोग महीने की पहली तारीख से पैसे लेने जाते। धीरूभाई यही भी महसूस किया कि प्रकाशित किया गया कि उनके अंतिम निर्णायक रिपोर्टर नहीं था। उन्होंने डेस्क संपादकों को और यहाँ पे संपादकों को भीतर तैयार किया। रिलायंस के डिबेंचर में अपने दिए गए स्वीकार करने और अपने भुगतानों के लिए बैंक वित्तीय व्यवस्था करने मदद करने के वाले व्यक्ति थे। गिरिलाल जैन, जो कि 1980 के दशक के टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक है, डीएसजी इंजन के करीब पत्रकारों को इस्तेमाल न करने, रिलायंस के बारे में अनुकूल समाचार प्रभुत्ता छापने के लिए किया जाना, बल्कि वे खुफिया नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कहे गए थे, और प्रतिद्वंदियों को व्यापारी होकर रिलायंस के बारे में उनके ध्यान दिया गया क्योंकि वरिष्ठ आभास था। पत्रकारों का इस्तेमाल रिलायंस की गतिविधियों को, खूबियों को और अन्य कंपनियों के असफलताओं के बारे में राय बनाने के लिए किया जाता था। कभी कभी तो पत्रकारिता नेटवर्क और प्रतिद्वंदियों द्वारा अपने अवैध या शर्मनाक गतिविधियों के वितरण सामान में लाया था, जिसका इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता था। ऐसा न कि एक दंडात्मक कार्यवाही या परेशान करने वाली जांच में एक अधिकारी को सौंप दिया जाता। कई पत्रकार और जिन्हें सहकर्मी रिलायंस के जेब में मानते थे, वे खुद को जानने से इनकार करते थे। वास्तव में कुछ लोग तो बस इस सब सदाबहार जाल में फंसे जाते। वे ऐसे स्रोत से बहुत करीब चले जाते उन्होंने कई कहानियां दी जिसमें फिर भी दोस्ती और अहंकार का आ जा सकता था। किसी भी नकारात्मक खबरों को स्वीकार नहीं करते, और खास तौर पे उन समाचार पत्रों के लिए जो 1900 दशक के भारतीय मीडिया की सबसे जीवित और सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड थे। निजी स्वामित्व और टेलीविजन के सैटेलाइट प्रसारण के साथ आने से पहले ये आखिरी दशक धीरूभाई और रिलायंस एक रंगीन और ताजा कहानी थे। एक बेहद प्रभावी छवि बनाने वाले ऑपरेशन था। पहले शायद अनिवार्य रूप से कुछ आकस्मिक चूक ने धीरूभाई के गुप्त युद्धाभ्यासों के सार्वजनिक झलकियां दिखाई दी। प्रेस ने जल्दी ही ऑयल ऑफ मैन सुराग के पता लगाया। जनवरी 1984 में इंडिया टुडे ने प्रकाशनों ने खुलासा किया कि कंपनी की खोजों का पता चला कि 11 कंपनियों और 1979 और जो 1982 के बीच में पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में निवेशकों के रूप में विभिन्न अंग्रेजी भाषा में नामों के साथ जुलाई 1982 में स्वामित्व और निवेश को बदल दिए गए थे। अचानक प्रत्येक कंपनी के शेयर पूंजी में 60% भारतीय नामों वाले लोगों का था, जिनके ज्यादातर उपमान नाम शाह था। 11 कंपनियों में से 10 काम निर्देशक सरल चैनल द्विवेदी के रहने और 2 अकाउंट थे। ट्रेवल्स डोनिल और उनके बेटे जॉन डोनिल दोनों सूत्रधार थे, जिनके बारे में माना जाता है कि दुनिया के भर में विभिन्न पनामा गाहों के होल्डिंग कंपनियों के हजारों निवेशकों 8 कंपनियों से सबसे शेयरधारक इंग्लैंड के मिडलैंड्स शहर के लॉरेंस के निवासी कृष्ण शाह और उनकी पत्नी, 3 बेटे और शाह बहू थे। 5 कंपनियों के फ्लशिंग न्यूयॉर्क में रहने वाले फुल नीलम्बी शाह के नामक और एक दंपति निर्देशक थे। 4 कंपनियों के बोर्ड के जीबीती ने 2 निवासी और चमन लाल और ज्योति धामनी में से कोई एक था। केवल एक कंपनी जो कि टिकटॉक इन्वेस्टमेंट में भारतीय नाम से बोर्ड में नहीं थे। टुडे इंडिया के हैरान करने वाली खबरें थी। कृष्ण के शाह के लेसेस्टर शहर में पूर्व पार्षद थे, जिनका जन्म केन्या में हुआ था, जो 1959 में जो कि ब्रिटेन आए थे और शुरुआत में ब्रिटेन रेल के साथ ट्रेन गार्ड के रूप में काम किया और फिर अपनी
खुद की दुकान खोली और फिर एक छोटी सी इनोवेटिव वेंचर फैकल्टी स्थापित की जिसमें केवल 5 लोग काम करते थे। शाह ने पत्रकार के रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने ऑयल ऑफ मैन के किसी भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि कंपनियों में कई व्यक्ति भारत के निवेश और स्थापित करने के बारे में उल्लेखनीय रूप से अच्छी जानकारी रखता है था। 20 अगस्त 1982 में आरबीआई की अनिवासी भारतीय द्वारा किसी भी कंपनी को शेयर निवेश पर 10 लाख रुपए तक की सीमा हटा दी। 3 दिन बाद ऑयल ऑफ मैन के 3 कंपनियों के रिलायंस में 20 मिलियन के रुपए का प्रत्येक निवेश करने के लिए केंद्रीय बैंकों का आवेदन किया। 24 सितंबर 4 अन्य कंपनियों के साथ आवेदन किया। 6 कंपनियों ने एक ही 15 अक्टूबर को एक शेयर मूल्य को अपने शेयर खरीद दिए। तत्कालीन बाजार के मूल्य काफी कम था जबकि प्रत्येक कंपनी में केवल 200 यूरो की चुकता पूंजी थी। उनके 3 ने 26 अक्टूबर 1982 को श्रीलंका के कोलंबो बैंक में शाखा में माध्यम से प्रत्येक 1.65 मिलियन अमेरिकन डॉलर के समान रकम उधार देने और के लिए यूरोपियन एशियन बैंक के बात करने की कामयाबी हासिल की थी। तीनों ने उसी कीमत को 128.4 रुपए पर रिलायंस के खरीदे। ये एक अच्छी जांच थी लेकिन धीरू भाई के साथ कई संबंध नहीं मिला और कई सवाल अंतरित ही रह गए। अगर पत्रकारों के अपने सवाल गुजराती प्रवासी में व्यापक रूप से फैलाया होता तो उन्हें पुराना संबंध पता चल सकता था। क्रोकोडाइल और फिस्को ऑल एक्ट ऑल और अग्रणी नामक कृष्णम कांत शाह और साथी कार्यकर्ताओं थे जिन्होंने धीरू भाई के जूनागढ़ 1947 में संपादकीय दंगों के बाद जेल के बाहर निकलने में मदद की थी। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद केन्या पारिवारिक की व्यवसायिक में शामिल होने के लिए वापस चले गए। 1964 में अकेले थे ब्रिटेन चले गए जिन्होंने उन्होंने 2 साल तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया और फिर 8 साल तक रेलवे गार्ड रहे। आमतौर पर काम किया। 1970 में उन्होंने ब्रिटिश रेल नौकरी छोड़ दी और लिस्टेस्टर में होल्डगेट रोड पर अपनी खुद की दुकान खोली और हार्डवेयर, साड़ियाँ, बर्तन और धार्मिक मूर्तियां बेचते थे और ऊपर से मंजिल में एक आलीशान घर में रहते थे। उनका ग्राहक उधार में गुजराती साथी थे। 1972 में 48 घंटे के नोटिस पर भारतीय प्रशासन द्वारा गुड्डा से निकाले जाने के बाद लिस्टेस्टर में एकत्रित हुए थे। जम्मू कनाडा द्वारा वाणिज्य और अफ्रीकरण के कारण केन्या से धीरे धीरे बाहर निकलते गए। 1990 के दशक में यह शहर जो कि 40 लाख लोग आबादी के लगभग 1/4 प्रवासी थे जिनमें लगभग 80,000 दक्षिणी एशियन थे। लगभग 65,000 हिंदू गुजराती थे। शाह ने अपने प्रवासियों के पैसा कमाने में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उनके बजाय उन्होंने वोट मांगे। 1973 में उन्होंने खुद को लेजिस्टर सिटी काउंसिलिंग के लिए निर्वाचित कराया और ब्रिटेन सिटी काउंसिलिंग में पहली दक्षिण एशियन बन गए। 10 साल तक सेवा की। शहर के साड़ी मंदिर और एक्सपेरियम में मालिक ऐसे बी खंडेलवाल याद करते हैं कि एक महान व्यवसायिक नहीं थे। वे अक्सर काउंसिलिंग में काम करने के लिए अपनी दुकान को जल्दी बंद कर देते। जाहिर है कि शाह के पास रिलायंस के शेयरों को निवेश करने के लिए लाखों डॉलर नहीं थे या ऑयल ऑफ मैन के माध्यम से विस्तृत स्वामित्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए वित्तीय ज्ञान नहीं था। यहाँ वह भी नहीं गए कि ऑयल ऑफ मैन कंपनी के माध्यम से भारत के शेयरों को खरीद कर भी पोषित करने के लिए श्रृंखला के लिए एक विदेशी बैंकों का ऋण ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने धीरू भाई के साथ सतर्क बनाए और उन्होंने अपने पत्नी इंदू बेन ने अपनी कोकिला बेन को दोस्त बन गई और ब्रिटेन के कपड़ों मशीनरी खरीदने के लिए यात्राओं पर धीरू भाई शाह के साथ ले जाते। सभी शाह ने रिलायंस के निर्यातों को रथीबाल, मिशाला और लेजिस्टर की कई दक्षिणी एशियन खरीदार खुदरा विक्रेताओं को मिलवाया। 1972 में धीरू भाई ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छुट्टियों के लिए ब्रिटेन ले गए और दोनों परिवारों के कुछ समय साथ बिताया। उस वर्ष में शाह के सबसे बड़े बेटे सलाम से जिन्होंने हाल ही में कपड़ा निर्माण के डिप्लोमा पूरा किया और निरोधा में रिलायंस कारोबार में नौकरी करने चले गए जहां वे अपने पिता के नए नीटवेयर व्यवसाय की स्थापित करने में मदद करने के लिए रजिस्टर लौटने से पहले 5 साल तक रहे। 1970 में धीरू भाई में सैलास शादी के लिए 2 कारें उपलब्ध कराई। कृष्णकांत शाह की मृत्यु 1986 के रहस्यमय ऑयल ऑफ मैन कंपनी के बारे में एक न्याय विवाद के बीच हुई। 1995 में एक बैठक में सैलास शाह ने कहा था कि उनके पिता और धीरू भाई के बीच कोई व्यवसायिक संबंध नहीं था। यह कुछ पूछे जाने से भारतीय प्रेस में जांचकर्ताओं ने उनके परिवार के कैसे मुखौटे बना दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे नहीं पता कैसे धीरू भाई ने ऑयल ऑफ मैन के संबंध में कहा था कि संबंध था, जिसका संकेत 1990 के दशक में मध्य पीटर हेनवुड के भारत के आने से मिलता है और ऑयल ऑफ मैन की राजधानी इंग्लिश में इंटरनेशनल प्रेस कॉर्प
नामक कंपनी चलाने वाले अकाउंटेंट हन वुड ने 1980 के दशक में कई टैक्स हेवन के माध्यम से ऑफिस शेयर होल्डिंग के लिए स्थापित की परतों के लिए व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरूभाई हुनवुड वह उनकी आकर्षित पत्नी के करीब गए थे, जिन्होंने उन्हें महंगे उपहार भी बारिश की थी। बाद में याद में हुनवुड ने उनके भारतीय व्यवसाय में अपनी सेवाओं के विपणन करने की कोशिश की। धीरूभाई चिंतित हो गए। उन्होंने हुनवुड को भारत में आने के लिए कहा और अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा करने के लिए हुनवुड ने भारत के वकीलों के लिए एक प्रमुख फर्म का परामर्श किया। 1982 से 1984 के वर्ष में धीरूभाई ने रिलायंस के परिवार को भीतर समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1982 में बॉम्बे ने जूनियर ऑफ स्टाफ के रिलायंस प्रबंधन के कम वेतन और बिना ओवरटाइम वेतन के लंबे समय तक और छुट्टियों के काम करने के लिए बाध्य होने से याचिका दायर की। उन्होंने बाहर R.J. मेहता द्वारा संचालित ट्रेड यूनियन मुंबई मजदूर से सभा में शामिल होने के प्रयास किया। लगभग 350 को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया। जाहिर तौर पर एक इस संगठन के आधार पर सभी को अन्य गुजरात के रिलायंस कार्यालयों के स्थानांतरण कर दिया गया और बर्खास्त कर्मचारियों को कहा गया कि बाहुबलियों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी और एक डिप्टी कर्मियों प्रबंधन ने एक टाइपिस्ट पर पिस्तौल लहराई थी। दिसंबर 1983 में धीरूभाई ने अपनी बेटी दीप्ति को गोवा के एक समृद्ध और लोहे अयस्क खदान के उत्तरदारी दत्तराज गावस्कर के शादी का जश्न मनाने के लिए निरोधा के लिए अपने 12,000 कारखानों के कर्मचारियों के लिए एक विशेष दोपहर का भोजन का आयोजन किया। एक प्रेम विवाह था। साल गावस्कर मुंबई में अल्टरनेटिव रोड में उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे थे जिसमें अंबानी रहते थे, जिनकी मुलाकात दीप्ति से हुई थी। लेकिन धीरूभाई के लिए ये एक प्रतिष्ठित स्थान था क्योंकि वह खुद को टाइकून के रूप में उभरते थे। शादी में हुई खुश मिजाजियों ने कारखानों के फर्श पे कुछ मिश्रित भावनाओं को छिपा दिया। निरोधा ने कर्मचारियों को उबल रहे थे। कुछ महीनों के भीतर कपड़ा उद्योग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, ओवरटाइम और भुगतान और ठेका श्रमिकों को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। धीरूभाई ने अपने बड़े भाई रमणिक भाई को निरोधा के प्रबंधन के अलग कर दिया और अपने छोटे बेटे अनिल को प्रभारी बना दिया। अगस्त 1984 में कंपनी में अन्य 660 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। एक कंपनी यूनियन रिलायंस के परिवार के प्रतिबंधित संघ के गठन की घोषणा की, जिसमें 6700 कर्मचारी और 1800 कर्मचारी शामिल थे। यूनियनों की अवधारणा को हमारे सेट ऑफ में कई स्थान नहीं है। कंपनियों की कार्मिक और प्रशासन के लिए महाप्रबंधक H.N. अरोड़ा ने अखबार में बताया कि वह भागीदारी प्रबंधक विशाल करते हैं। संयंत्र के भीतर आंदोलन जारी रहा। 28 अगस्त को सुबह कंपनी को अचानक घोषणा कर दी कि काम बंद हो रहा है और संयंत्र बंद कर दिया गया। गुजरात राज्य पुलिस और राज्य रिजर्व ने दस्त गेट पर इस्तेमाल कर रहे और प्रदर्शनकारियों के लाठियां, जो कि लंबी लड़ी की छड़े और आंसू गैस के हमला किया। धीरूभाई ने इस घटना से बचे गए, लेकिन अफसोस साथ था कि न केवल उन्होंने कारखानों के कर्मचारियों के साथ पहले जैसा लगाव खो दिया था, बल्कि रणिक भाई के अंबानी और अनिल के बीच बहस की। धीरूभाई ने बड़े भाई के कंपनी का संचालन को खुद से दूर करने के लिए प्रेरित किया। 6 मई 1985 में धीरूभाई ने शानदार सफलता के साथ साथ उनकी विजयी आम बैठक में निरातात्मक छाया भी थी। उनके विरोध करने के लिए कोई राज्य के शक्तियों के क्रूर प्रदर्शनों के कुचल दिया थे, जिसका वह इस्तेमाल कर सकते थे। पुलिस ने लाठियां और आंसू गैस के जिनके कर्मचारियों के गिरे ट्रैफिक के बदले उनके छापे उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदियों पर पड़े। उनकी योजनाओं को रोकने के लिए सिविल सेवकों के लिए दिए गए अपमानजनक तबादले विपक्षी दलों के सुदृढ़ कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के कार्यालयों के साथ साथ संबंध में बारे में पता चला गया था। रिलायंस के बारे में किसी भी प्रश्न के प्रतिरोध जनता के मधु दंडवत मार्क्सवादी पार्टियों के सामनाथ चटर्जी या भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह जैसे नेताओं और अधिकारियों के दबाव डालने और प्रोत्साहित करता है। धीरूभाई के पास आलोचकों और दुश्मनों के एक बढ़ती हुई सूची थी। उनके सवाल पूछते रहते थे और उनके जटिल तेजी से ऑपरेशन आगे खतरनाक रूप से उजागर करने के लिए भी बस उनके उच्च स्तरीय संरक्षण को अचानक हटाने की आवश्यकता थी। ये थे द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी का 6 चैप्टर, जो कि हमने देखा। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी चैप्टर को देख सकते हैं। इसी सीरीज में बजने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।